वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 10 के साइंस की ओर बढ़ते हैं। क्लास 10 में हमारा साइंस में चैप्टर चल रहा है धातु एवं अधातु। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को लगभग समाप्त करने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और एक एक चीज को अच्छे से समझने का प्रयास करें। और अगर आप कोई चीज नहीं समझ पाते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिए। ओके। और अगर आप हमारे विशेष बैच से स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। स्पेशल बैच में आपको स्पेशल नोट्स दिए जाएंगे और आपकी समय समय पर टेस्ट के द्वारा नॉलेज भी चेक की जाएगी कि आप पढ़ रहे हैं या फिर आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ओके। अपनी प्रोग्रेस को समय समय पर बढ़ाइए और हमसे जुड़िए और जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर हमारा आज जो लास्ट हेडिंग है वे देखते हैं। हमारे पास लास्ट हेडिंग जो है वे कौन सी हैं। आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। ये निष्कर्षण आपका कैसे कैसे कौन कौन सी धातुओं का क्या रहता है उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे और ये पॉइंट आपका सीधा उसी पर चलता है। तो ध्यान दिए आपके पास तीन प्रकार की धातुएं होती है। सक्रिय धातुएं, एक हमारे पास कम सक्रिय धातुएं, एक सबसे कम सक्रिय धातुएं। आपकी जो सक्रिय धातुएं होती हैं ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी में कहाँ पाई जाती हैं? सबसे ऊपर। और ये आपके बीच में पाई जाती हैं हाइड्रोजन से ऊपर और ये आपके हाइड्रोजन से कम यानी नीचे पाई जाती हैं। जो सबसे कम सक्रिय होती हैं यानी बहुत कम सक्रिय होती हैं ये सबसे नीचे पाई जाती हैं सक्रियता श्रेणी में। और इनका अगर हम शोधन करना चाहते हैं, इनको अगर हम निष्कर्षण करना चाहते हैं तो हम सीधी सी बात बताऊं आपको, बिल्कुल सिंपल। आप इनको केवल क्या करिए, ऑक्साइड करिए यानी ऑक्साइड बनाइए। इनका कोई भी ऑक्साइड बनाइए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, यानी आप इनका कोई सा भी ऑक्साइड प्राप्त करिए और फिर इसको क्या करिए, गर्म करिए। और गर्म करने के बाद आपकी जितनी भी अशुद्धियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। आपके पास वाष्प के रूप में क्या बचेगा, आपके बचेगा धातु। और उस धातु को आप सीधा क्या प्राप्त कर लेंगे, बहुत कम क्रियाशील का सबसे सीधा मेथड है। आपको क्या करना है, उसका एक एस का लेना है, एस को ऑक्साइड में बदल लेना है, फिर आप उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद सीधा आपकी धातु प्राप्त हो जाएगी। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको यहीं पर डिस्कस करके बता रहा हूँ। वो क्या है आपका मरकरी। जो मरकरी होता है ना आपका, वो मरकरी सल्फाइड आपका पाया जाता है और ये आपका एस होगा। आपको क्या करना है, इसको पहले ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करानी है। क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराकर गर्म करना है। और जैसे आप इसको गर्म करेंगे तो आपका मरकरी ऑक्साइड बन जाएगा, HgO बन जाएगा और प्लस आपका बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। इससे में कोई मतलब नहीं। तो देखिए आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका मरकरी ऑक्साइड बन गया है। फिर आपको क्या करना है, इस मरकरी ऑक्साइड को दोबारा से गर्म करना है, क्योंकि मैंने कहा ऑक्साइड बनाएंगे फिर आप गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद आपका क्या बन जाएगा, और आपको मरकरी धातु शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगी। सबसे आसान तरीका है किसका, बहुत कम क्रियाशील का। उसके बाद आपका अगर आप आगे बढ़े मध्यम क्रियाशील में आपको क्या करना पड़ता है, इसके आपके ऑक्साइड दो प्रकार के पाए जाते हैं। तो सल्फर के रूप में है सल्फाइड ऑक्साइड, और दूसरा आपका किस रूप में पाया जाएगा, कार्बोनेट एस्क में। तो कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों का आप क्या करेंगे, एक का निस्तापन करेंगे। पिछली वीडियो में बताया था मैंने, एक का क्या करेंगे, भर्जन करेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनली निस्तापन और भर्जन करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद आप क्या करेंगे, शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद का जो टर्म है आपका वो बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा। पहले आपको ऑक्साइड प्राप्त करना होता है, तो ऑक्साइड आप कैसे करेंगे, निस्तापन और भर्जन के बाद। अभी मैं एक एक चीज को डिस्कस करने वाला हूँ, आगे मैं भी इसको एक एक चीज को डिस्कस करूंगा। अगर हम सक्रिय धातु की बात करें तो सक्रिय धातु का आप सिर्फ विद्युत अपघटन करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत अपघटन। और सक्रिय धातु का आप विद्युत अपघटन करके क्या प्राप्त कर लेंगे, शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। इस किताब में, इस 10th क्लास में और इस चैप्टर में सिर्फ आप कम सक्रिय धातु के बारे में ही क्या करेंगे, यानी मध्यम सक्रिय धातु के बारे में ही क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पहले इसी टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो इस टॉपिक में आपका कौन कौन से पॉइंट आएंगे, एक तो हमारा 10th क्लास में आता है निस्तापन, एक आता है भर्जन। तो हम इनको पहले कवर करने का प्रयास करते। तो पहला पॉइंट है आपका निस्तापन। निस्तापन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो निस्तापन में आपको करना क्या है वो भी आप देख लीजिए। आपको क्या करना है, कोई एक मतलब भट्टी लेनी है, कोई सी भी हम भट्टी ले लेते हैं। यहाँ पर हम बस भट्टी यूज करते हैं। तो भट्टी में क्या करना पड़ता है हमको, एक कार्बोनेट एस्क इसमें डाल लेना होता है। क्या करना होता है, कार्बोनेट एस्क जो भी आपका होगा वो आप इसमें क्या कर लेंगे, डाल लेंगे। डालने के बाद आपको क्या करना है,
वायु की अनुपस्थिति में, ध्यान रखना आपको क्या करना है, वायु की अनुपस्थिति में, यानी वायु बिल्कुल भी नहीं अंदर आनी चाहिए। और आपको क्या करना है, नीचे से इसको गर्म करना है। और जैसे आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद आपका जो भी एस्क होगा वो ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो आप परिभाषा कैसे बनाएंगे, कार्बोनेट एस्क को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, निस्तापन बोलते हैं। तो कैसे, जैसे मैं एक जिंक ऑक्साइड का क्या ले लेता हूँ, जिंक ऑक्साइड का जिंक ब्लेंडी में एक एस्क लेता हूँ ZnS, ये जिंक ब्लेंडी का फॉर्मूला है। तो इसको जब हम कार्बोनेट एस्क देखते हैं तो उसका कार्बोनेट एस्क होता है ZnCO3, इसका कार्बोनेट एस्क ये रहा। जब आप क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे किसमें, निस्तापन वाली प्रक्रिया में, तो आपका जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस आपका CO2 बनेगा। ये आपका क्या है, जिंक ऑक्साइड है। उसके बाद आप जिंक ऑक्साइड का क्या करोगे, आप इसको है ना कार्बन की उपस्थिति में धीरे से गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद आपका ध्यान रखिए, आपका जिंक अलग हो जाएगा और CO कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी अलग हो जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। तो आप निस्तापन की प्रक्रिया कैसे कह सकते हैं, जब कार्बोनेट एस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो आपका ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। यह प्रक्रिया आपकी क्या होगी, निस्तापन होगी। और इस प्रक्रिया का एक एग्जांपल आप जिंक कार्बोनेट एग्जांपल ले सकते हैं। जब आप इसको गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकल जाएगी। उसके बाद जिंक ऑक्साइड आपका क्या होगा, दोबारा से कार्बन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो जिंक धातु आपकी अलग हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी गैस के रूप में उड़कर वापस बाहर निकल जाएगी। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि निस्तापन की प्रक्रिया कैसी होती है। अब हम चलते हैं भर्जन प्रक्रिया की ओर। तो भर्जन भी आपकी बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, सिर्फ आपको क्या करना है, एक भट्टी लेनी है और भट्टी में आपको क्या करना है, फिर सल्फाइड एस्क डाल देना है। कौन सा एस्क, सल्फाइड एस्क। इसमें आप याद रखें, इसमें आप कार्बोनेट एस्क लेते हैं तो यहाँ पर आप सल्फाइड एस्क लेंगे। सल्फाइड एस्क को एक पाइप लगाकर यहाँ पर वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, वायु डालकर रखते हैं। वायु की उपस्थिति में क्या कर देते हैं, यहाँ से आपकी वायु आती रहती है। तो वायु की उपस्थिति में जो आपका एस्क होगा उसको आप क्या करेंगे, भट्टी में गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद आपका एस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। तो परिभाषा आप कैसे कहेंगे, जब सल्फाइड एस्क को किसी भट्टी में वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं तो आपकी प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन प्रक्रिया कहलाती है। इसका अच्छा एग्जांपल हम जिंक ब्लेंडी ले सकते हैं। तो ZnS आपका ये जिंक का ऑक्साइड है। अगर आपको इसकी किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो आपका जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस आपकी बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड तो आपकी गैस है, इसको तो हम छोड़ देंगे। यहाँ पर आपका जिंक ऑक्साइड जो बन रहा है, ZnO जो बन रहा है, आपको इसको ले लेना है और आपका बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, आपको जिंक ऑक्साइड को क्या करना है, कार्बन की उपस्थिति में गर्म करना है। आपका जिंक बन जाएगा प्लस CO बन जाएगी। दूसरी अभिक्रिया दोनों में क्या होगी, सेम रहेगी। बेसिक जो फॉर्मेट है वो जिंक ऑक्साइड बनाने का है। तो भर्जन प्रक्रिया आपकी क्या होगी, जब आप सल्फाइड एस्क को, याद रखना किसे, सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद आपका जो एस्क होगा वो ऑक्साइड में बदल जाएगा। आपकी ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। और इसके एक एग्जांपल जिंक ब्लेंडी जिंक एस्क ले सकते हैं। तो ZnS प्लस 3O2 जब गर्म करेंगे तो 2ZnO प्लस 2SO2 बन जाएगा। ये आपकी गैस है तो उड़ जाएगी। तो जिंक ऑक्साइड को हम दोबारा कार्बन के संपर्क में लाकर गर्म करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, जिंक बन जाएगा। तो आप निस्तापन और भर्जन को अच्छे से कवर करिए क्योंकि 10th क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग की ओर। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, तो आपने यहाँ पर देख लिया कि कम सक्रिय यानी माध्यम धातु आपकी कैसे निष्क्रिय होती हैं, यानी कैसे आप इनका निष्कर्षण करते हैं। तो ये भी आप सीख गए कम वाला और सक्रिय वाले के। तो मैंने आपको बताया विद्युत अपघटन करिए, आपकी एकदम से क्या हो जाएगी, निष्कर्षण हो जाएगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप सीखेंगे भी अभी। अब हम चलते हैं धातुओं के परिष्करण की तरफ। परिष्करण, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, परिष्करण होता है शोधन। अब मान लो आपने कोई धातु प्राप्त कर ली, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं तो हम उनका क्या कर लेते हैं, शोधन कर लेते हैं। तो शोधन का मतलब शुद्ध रूप में प्राप्त करना। किसी भी धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए 3 तरीके अपनाए जाते हैं, एक तो परिसमापन, एक आसवन, एक विद्युत अपघटन। एक बार और ध्यान दीजिए, धातुओं के परिष्करण यानी शोधन के लिए आप 3 तरीके अपनाएंगे, तो परिसमापन, एक आसवन, एक आपका विद्युत अपघटनी विधि। मैं एक एक के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी हम पहले लेकर चलते हैं परिसमापन। तो परिसमापन में आपको क्या करना होता है, इसमें एक ढलवा चूल्हा होता है। क्या होता है, ऐसे एक ढलवा चूल्हा होता है, ऐसे ऐसे जैसे टीन डालते हैं ना, तो ऐसे एक ढलवा चूल्हा होता है। यहाँ पर आग जलती है, आप क्या करते हैं, इसको को यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ पर रखकर इसको जैसे ही गर्म करेंगे यहाँ से नीचे हीट पड़ेगी तो ये पिघलने लगता है। पिघलने लगने के बाद ये कैसा होगा कि जो आपकी धातु है वो क्या होती है, थोड़ी सी भारी होती है। क्या होती है, धातु
थोड़ी सी भारी होती है, और जो आपके जो उसके अंदर अशुद्धियाँ होती है वो और भी भारी होती हैं। तो जो अशुद्धियाँ होती है जब भारी होंगे तो यहीं पर रुक जाएंगे। तो धातु गर्म करने पर गलनांक से थोड़ा ऊपर गर्म करने पर धातु पिघलकर नीचे बहने लगती है, और बहने के कारण धातु इस पर ढलने लगती है और टीन की तरह शेप ले लेती है। जो आपकी अशुद्धियाँ होती हैं वो यहीं पर रह जाती हैं। इस प्रकार आपकी अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं, और जो शुद्ध धातु होती है वो आपकी ऐसा डलवा रूप में प्राप्त हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं परिसमापन। यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? परिसमापन कहलाती है। इस प्रकार लोहे का भी निष्कर्षण किया जाता है, और बाद में उस लोहे को पिघलाकर साथ में इकट्ठा करके अलग अलग मॉडल बनाने का काम किया जाता है। तो आप समझ गए हैं कि कैसे परिसमापन से हम क्या कर लेते हैं? धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो परिसमापन में आप ऊपर यहाँ पर रखेंगे, डलवा चूल्हा होगा आपका, गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद जो आपकी धातु होगी वो हल्की होती है, धीरे धीरे पिघलकर नीचे जाने लगती है, अशुद्धियाँ आपकी ऊपर ही रह जाती हैं, और आप उसको क्या कर लेते हैं? अलग से अलग एकत्र कर लेते हैं। धातु आपकी अलग हो जाएगी और ये आपका अलग हो जाएगा। बात करते हैं आसवन की। आसवन पॉइंट पर चलते हैं। तो आसवन के तरीके में आपका क्या होगा, तो ध्यान दें यहाँ पर। आसवन जैसी प्रक्रिया में सिर्फ 2-3 ऐसी जो धातुएं होती हैं जो आपकी क्या होती है? गर्म करने पर उड़ जाती हो, यानी वाष्पीकृत धातुएं हो, तो उनका क्या करते हैं? आसवन विधि से शोधन करते हैं। इसके बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड हुआ, या फिर आपका मरकरी ऑक्साइड हुआ, ये आपके ऐसे अच्छे एग्जांपल हैं। इनमें क्या होता है? हम एक रिटार्ड लेते हैं। रिटार्ड आपका मतलब एक बीकर टाइप का होता है, ऐसा एक बीकर टाइप का होता है, या फिर आप बोलते हैं एक गोल सा होता है। तो हम उसमें किसी धातु गैस को डाल देते हैं, फिर हम नीचे से उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद जो आपकी धातु क्या होगी? वाष्पीकृत यानी उड़ने वाली होगी। तो वो उड़ जाएगी, उड़कर आपकी है ना ऐसे ऊपर ढक्कन पे बैठ जाती है। जैसे आपने कभी कभी गर्म होते हुए तो पानी को ऊपर ढक्कन पे देखा होगा, तो अगर ढक्कन को तिरछा कर देंगे तो वो ऐसे नीचे गिरना लगता है। तो आपकी धातु इस पर ढक्कन पर इकट्ठा हो जाएगी। तो इकट्ठा करने के बाद उसका संघनन कर लेंगे और वो क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो यह प्रक्रिया आपकी क्या होती है? आसवन होती है। इससे जिंक और मरकरी जैसी धातुओं का आराम से शोधन किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या होती है? ये वाष्पीकृत होने वाली धातु होती है। जैसे आप गर्म करेंगे तो ये वाष्पीकृत होकर ऊपर चले जाएंगे, और जो आपकी अशुद्धियां होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी, और आप इनको आराम से अलग कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया आपकी क्या होगी? आसवन होगी। और जो आपका शोधन क्या होगा? आपका शोधन संघनन के बाद आपको शुद्ध रूप में धातु प्राप्त हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। तो आइए नेक्स्ट तरीका देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो नेक्स्ट है आपका विद्युत अपघटनी विधि। तो एक बार विद्युत अपघटनी विधि को भी देख लेते हैं। तो आपकी क्या होता है इसमें, तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। तो विद्युत अपघटनी विधि आपके सामने है, ये रही आपकी विद्युत अपघटनी विधि। इसमें क्या होता है? इसमें हम एक बीकर लेते हैं ऐसे, और उसमें हम क्या करते हैं? धातु में इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। तो आपका एक तो क्या होगा? एनोड होगा, और एक आपका क्या होगा? कैथोड होगा। एनोड आपका कैसा होगा? प्लस का होगा, सॉरी माइनस का, और कैथोड आपका कैसा होगा? सॉरी माइनस का होगा। आप ध्यान दें, एनोड एनायन का उल्टा, एनायन आपका क्या होता है? माइनस, तो उसका उल्टा होगा प्लस, और ये आपका क्या होगा? माइनस होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे? धातु का एस किस में डालकर हम क्या करेंगे? उसको धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? शुद्ध धातु आपकी एनोड पर इकट्ठा हो जाएगी, क्योंकि ये आपका प्लस है, सॉरी ये आपका माइनस होता है। एक मिनट में आपकी कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूं। आपको क्या करना है? आपको एनायन जो आपका होता है वो आपका होता है माइनस का, और जो आपका कैटायन होता है वो आपका होता है प्लस का। याद रखना, एनायन माइनस, कैटायन प्लस। अब जो एनोड होगा वो इसका उल्टा होगा। एनोड मतलब जो इसका उल्टा यानी प्लस का, और कैटायन आपका क्या होगा? माइनस का। तो आप याद रखिए, एनोड आपका प्लस का होता है और कैटायन आपका क्या, सॉरी कैथोड आपका क्या होता है? माइनस का होता है। धातु आपकी यहाँ पर प्राप्त होगी, और जो आपकी अशुद्धियां होंगी इधर आपकी इकट्ठा हो जाएंगी। इसी से भी हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण भी करने जा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। तो अभी हम एल्युमिनियम के निष्कर्षण की ओर, इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है हमारी एल्युमिनियम का निष्कर्षण। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण करने के लिए पहले हमें कोई भी अगर धातु अगर हम निष्कर्षण करते हैं तो उसका पहले हम क्या चाहते हैं? अयस्क चाहते हैं। तो पहले हम इसके अयस्क की बात करेंगे। अयस्क हम वो चयन करते हैं, उसका चयन करते हैं जो आपका सबसे ज्यादा मात्रा में धातु को प्राप्त रखता है। तो आपका एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो क्या होता है? बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम के जो अयस्क के लिए हम यूज करते हैं वो आपका अयस्क होगा बॉक्साइट, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। और याद रखना, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में जो धातु पाई जाती है वो आपकी क्या होती है? एल्युमिनियम होती है। क्या होती है? एल्युमिनियम। ओके, तो हम इसका बॉक्साइट अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। इसका अयस्क का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। इसके अयस्क का फॉर्मूला होता है Al2O3.H2O। यह आपका क्या होता है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉक्साइट बोलते हैं। तो हम पहले अयस्क ले लेते हैं। अयस्क को हम पीस कर ब्रिक महीन चूर्ण बना लेते हैं,
और ये आपका किसकी सहायता से होता है, ये आपका जो बनता है ये आपका मशीन के रिफाइनरी के द्वारा होता है। तो मशीन आपका क्या कर देती है, इसको पीस कर चूरा बना देती है, चूरा बनाने का आपका चूर्ण तैयार हो जाता है। अब हम उस चूर्ण को कहाँ लेकर आते हैं, बाह्य विधि द्वारा उसका समृद्धिकरण करते हैं। समृद्धिकरण मतलब सांद्रण, सांद्रण मतलब जो उसके अंदर मोटी मोटी अशुद्धियां होंगी उनको हम क्या करेंगे, धीरे से अलग कर लेंगे। तो क्या करते हैं, बाह्य प्रयोग, बाह्य प्रक्रम में हम, इस प्रक्रम में हम करते हैं बारीक पिसे हुए अश्क को गर्म, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ। तो बारीक पिसा हुआ चूर्ण जो आपका होगा वो क्या होगा, Al2O3 होगा। और हम क्या करेंगे, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे। यहाँ पर जल हम नहीं लेकर चलते हैं, जल को हम कॉमन लेकर चलते हैं। तो जैसे आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद आपका क्या बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा आपका। सोडियम क्या बन जाएगा आपका, एल्यूमिनेट। और जो प्लस बनेगा आपका वो बनेगा H2O, इसको हम कहीं भी काउंट नहीं करेंगे। तो ये क्या बनेगा आपका, सोडियम एल्यूमिनेट। तो जो सोडियम आपका एल्यूमिनेट है इसको आप फिर क्या करेंगे, आप इसको सोडियम एल्यूमिनेट को हाइड्रोजन यानी जल के साथ दोबारा से गर्म करेंगे। और जल से साथ ही आप इसको गर्म करने के बाद क्या प्राप्त कर लेंगे, इस जल के साथ आप इसको दोबारा गर्म करेंगे। तो जो आपका क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट होगा, NaAlO2 होगा। आप जब इसको क्या करेंगे, जल के साथ गर्म करेंगे, 2H2O के साथ गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद आपका बनेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप जब गर्म कर रहे थे तो जल आपका वाष्पित होकर बाहर निकल गया है। तो अब दोबारा से आप जल डालेंगे तो जल डालने के बाद आपका क्या बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और ये जो आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है AlOH का होल थ्राइस है, और प्लस आपका क्या बनेगा, NaOH बन जाएगा। अब ये आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद आपका क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। मैंने इसको क्या करा, गर्म करा, और गर्म करने के बाद आपका बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये जो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है आप इसका विद्युत अपघटन करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। तो विद्युत अपघटन कैसे करेंगे, आप एक बीकर लेंगे ऐसे, और फिर आप इसमें क्या करेंगे, इस उपकरण में ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद जैसे आप इसमें डाल देंगे तो डालने के बाद आपका गलित अवस्था में, ये आपका सब क्या होगा, गलित अवस्था में होगा। तो एक तो आपकी एनोड पर अभिक्रिया होगी और दूसरी आपकी होगी कैथोड पर अभिक्रिया। किस चीज पर होगी, कैथोड पर अभिक्रिया होगी। तो एनोड पर आपको शुद्ध धातु प्राप्त होगी और कैथोड पर आपकी क्या होगी, जो आपकी अशुद्धियां होंगी वे आपकी प्राप्त होंगी। तो लेकर चलते हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका Al2O3 था। तो आप जब इसको प्राप्त करेंगे तो एक तो आपका क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम बन जाएगा, एक आपके ऑक्साइड पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार एल्युमिनियम का निष्कर्षण प्राप्त कर सकते हैं, यानी एल्युमिनियम को शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यह आपका 10th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया कि मैं आपको वीडियो में सिर्फ समझाने का काम कर रहा हूँ। और आप लोग अगर है ना हमारे स्पेशल बैच से जुड़े या अगर नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप अलग स्पेशल नोट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो भी किस नंबर पर, 8755084148 पर। आपको सिर्फ नोट्स के लिए इस नंबर से कांटेक्ट करना है। और उसके बाद अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे स्पेशल बैच से जुड़ भी सकते हैं। और अदरवाइज नोट्स प्राप्त करने के लिए आप कॉल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।